हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे फीमेल फ्लावर के बारे में। ठीक है जी हाँ, अब हम पार्ट 4 के अंदर फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पहले जो था मेल फ्लावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जानते हो तुम लोग, है ना। हमने पढ़ा था स्टेमिन वगैरह एंड उसके अंदर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, और जो है पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं वो पढ़ा था हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था जो कि एक मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो ऐसे अब हम फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आखिर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसी के साथ साथ फीमेल गैमीट कैसे बनता है। ठीक है, और हमारा एम्ब्रियो सेक के बारे में। समझ में आई बात? शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेल फ्लावर होता है उसे एंड्रोशियम बोला जाता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसे गाइनोशियम बोला जाता है। इस बात को तुम अपने दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द। एक बात का ध्यान रखना कि जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एंड्रोशियम बोला जाता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है गाइनोशियम। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो गाइनोशियम जो होता है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के। ठीक है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पिलरी और में हैव मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पिलरी। अब ये यहाँ पर जर्नल्स ही हमें 11th क्लास वाली बात बता रखी है। जिसने 11th क्लास में ये बात पढ़ी होगी, और मतलब जिसने ध्यान से पढ़ी होगी ये बात, उसको ये बात आराम से याद आ जाएगी कि हाँ, ये मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी वाली बात हमने 11th में पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गाइनोशियम होता है ना उसके पास पिस्टल्स होते हैं। ठीक है, पिस्टल बोल लो या कार्पल बोल लो, बात एक ही है। ठीक, अब वो अगर वो पिस्टल सिंगल है, ठीक है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है, अगर वो पिस्टल सिंगल है तो उसे बोला जाएगा मोनोकार्पिलरी। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंगल कार्पल है, कार्पल बोल लो पिस्टल बोलो, वो बात एक है। ठीक है, और अगर बहुत सारे पिस्टल्स हैं तो बोला जाएगा मल्टीकार्पिलरी, या फिर कार्पल्स हैं तो मल्टीकार्पिलरी। समझ में आई बात? When there are more than one pistil fused together, syncarpus, and when or may be free एपोकार्पस। ठीक है, अब अगर पिस्टल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, उसे बोला जाएगा सिनकार्पस। ठीक है, और अगर पिस्टल जो हैं वो फ्री हैं तो उन्हें बोला जाएगा एपोकार्पस, जैसा कि फिगर 1.7 सी में हमें दिखा रखा है। सिनकार्पस जो है वो हमें 1.7 बी में दिखा रखा है, और एपोकार्पस जो है वो हमें 1.7 सी में दिखा रखा है, तो जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ सिनकार्पस, जिसके अंदर ये आपस में सब फ्यूज्ड हो रही हैं। ठीक है, और ये हुआ हमारा एपोकार्पस, ठीक, जिसके अंदर ये सब फ्री हैं। ठीक है, सही में आई बात? अब आगे क्या कह रहा है ये? ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, जैसा कि फिगर 1.7 ए में हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक पिस्टल के पास जो होते हैं ना 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसके पास 2 पार्ट्स थे, एंथर और फिलामेंट। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर होता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, और 1.7 ए ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सही में आई बात? ये 3 होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है ये? अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता क्या है। सही में आई बात? तो द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो जो स्टिग्मा होता है ना वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, क्या मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन का? अरे मतलब वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ पर लैंड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स वहीं पर ही पहुँचते हैं। उसके बाद द स्टाइल इज़ द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ठीक है, अब जो स्टाइल होता है ना वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है, बीनीथ द स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा के नीचे। ठीक है, ये वाली चीज़ देखो तुम, ये जो स्टिग्मा है ना इसके नीचे ये स्टाइल है, ये पूरी स्टाइल है। ठीक है, अब आगे
द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज़ द ओवरी। ठीक है, अब जो बेसल बल्ज्ड पार्ट मतलब जो नीचे जो मोटा सा पार्ट होता है उसे बोला जाता है ओवरी। ठीक है, यानी कि बेस पर जो बल्ज पार्ट का मतलब है मोटा सा जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है ओवरी, जो कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। सही में आई बात। अब हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। तो देखो, बहुत आराम से सीधे शब्दों में हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक समझा रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने हल्की सी 11th की बात पढ़ी। ठीक है, हमने हल्की सी 11th क्लास की बात पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। ठीक, और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो ओवरी होता है उसके अंदर भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जो ओवरी आता है, ठीक, वो ओवरी होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी है क्या? इनसाइड द ओवरी इज़ द ओवरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल बोला जाता है। अब ओवरी के अंदर भी जो है ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है लोक्यूल। सही में आई बात। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। ठीक है, अब एक प्लेसेंटा होता है। ठीक, मतलब प्लेसेंटा कुछ होता है। अभी तक तुम इतना ही समझोगे प्लेसेंटा कुछ होता है, क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो है वो ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि भैया ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे लोक्यूल भी बोला जाता है। इस वर्ड को जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ना, इनको याद रखना। कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, कि ओवरियन कैविटी, सीधा वर्ड देंगे तुम्हें लोक्यूल, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो अब इस ओवरियन कैविटी के अंदर यानी कि लोक्यूल के अंदर जो है हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11th। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें जो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन क्या क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह, ये सब तुम्हें जो है क्लास 11th में पता रखी है। ठीक है, अगर नहीं बताओगी तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में कवर अप करके दे दूँगी, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। मेरी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो भी आने वाली हैं। ठीक है, सो घबराने की कोई बात नहीं है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, अब इसी प्लेसेंटा से जो है माइक्रोस्पोरेंजिया अराइज होता है, जिसको बोला जाता है ओव्यूल। ठीक है, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तुम्हें बताऊँ यहाँ पे क्या आना शुरू होगा। अब यहाँ से तुम्हें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आना शुरू होगा जब तुम पढ़ोगे एम्ब्रियो सैक के बारे में और ओव्यूल के बारे में। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। इन तीनों के अंदर तुम्हें इतना खतरनाक कन्फ्यूज़न आएगा कि बच्चा कन्फ्यूज़ होता ही होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं उस कन्फ्यूज़न को अभी से क्लियर करते हुए चलूँगी कि आखिर ओव्यूल क्या होता है, ठीक, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, और उसी के साथ साथ हमारा जो है एम्ब्रियो सैक क्या होता है। सही में आई बात। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 और 2 मैनी। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हुए हैं एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, इस बात का ध्यान रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है। अब ये ओव्यूल्स के नंबर जो होते हैं ना, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं उस ओवरी में और बहुत कम भी हो सकते हैं। सही में आई बात। जैसे कि एक हो सकता है, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सही में आई बात। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। ठीक, अब हम यहाँ पर डिटेल में ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम हुआ। 11th क्लास की बात सिंपल सी, फिर उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन, फिर उसके बाद उसके अंदर भी ओवरी के बारे में डिटेल में, फिर ओवरी के अंदर भी ओव्यूल के बारे में डिटेल में, है ना। तो ये यहाँ पर एक माइंड मैप सा तुम बना सकते हो आराम से, ताकि तुम्हें शॉर्ट रिवीजन में ये काम आ सके। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आएगी और आगे कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ। जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, आपने हेडिंग में पढ़ रखा है कि एम्ब्रियो सैक लिखा है। अब ये एम्ब्रियो सैक होता क्या है, अब जो बात मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ना, उसका आप बुक की साइड में माइंड मैप बना लेना। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, जिसे लोक्यूल भी बोला जाता है।
ठीक है। फिर उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है, ठीक है। उसी प्लेसेंटा से ओव्यूल जनरेट होता है, यानी कि एराइज होता है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये जो ओव्यूल होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इसे फीमेल गैमीटोफाइट भी बोला जाता है एम्ब्रियो सैक को। क्यों? क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल। एग सेल क्या होता है? एग सेल एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, ठीक। यही वो सेल होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसे गैमीट भी बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक का काम है सिर्फ हाउसिंग प्रोवाइड करना। हाउसिंग मतलब एग सेल को और दूसरे सेल्स जो हैं जो फर्टिलाइजेशन जो है करते हैं, ठीक, इन सेल्स को जो है अपने अंदर जो है बैग करके रखना, यानी कि सैक मतलब बैग। जैसे पॉलन सैक था ना हमारा, ऐसी एम्ब्रियो सैक, ठीक। उसका काम है अपने अंदर इन सेल्स को जो है बैग करके रखना, या फिर हाउस मतलब हाउस के तौर पे मतलब हाउस प्रोवाइड करना, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करना, है ना। सो ये काम होता है एम्ब्रियो सैक का, जिसके अंदर एग सेल, जिसे हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, और दूसरे सेल्स जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? ये तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए अभी से इस बात को अपने दिमाग में रख लेना कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर गैमीट प्रेजेंट होता है जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ और दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए मदद करते हैं। समझ में आई बात? अब आगे की बात, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल भी बोला जाता है। लेट अस फैमिलियराइज अ सेल विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, जैसा कि फिगर 1.70 में हमें दिखा रखा है। तो सबसे पहले तो हमें फैमिलियराइज मतलब हमें अच्छे से जो है इस फिगर को जो है समझना होगा, इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये एक्चुअली एक जो है हमारा टिपिकल ओव्यूल है, ठीक है। ये हमारा टिपिकल ओव्यूल है, देखो यहाँ पे लिखा है ना एम्ब्रियो सैक इसके अंदर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तुम इतना समझो कि ये हमारा टिपिकल ओव्यूल है। अगर तुमने इस डायग्राम को समझ लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारे फुल नंबर आने वाले हैं अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। क्यों? क्योंकि आगे जो पूरी की पूरे पैराग्राफ में बात लिखी है ना, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है ना बड़ा सा, इसके अंदर जो भी बात लिखी है ना वो पूरी की पूरी बात जो है इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, पूरी की पूरी एज इट इज़। अगर तुमने नीचे की बात पढ़ ली तो तुम्हें ये डायग्राम भी समझ में आ जाएगा, मतलब इसकी लेबलिंग वगैरह तुम्हें सब याद आ जाएंगी, याद भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी आराम से, ठीक है। अगर तुमने ये डायग्राम समझ लिया तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर बच्चे को वर्डिंग्स या फिर लैंग्वेज याद नहीं आ रही है और वो जल्दी में है तो वो डायग्राम भी बना के आ जाता है, ठीक है। तो अगर तुमने ये डायग्राम समझ लिया तो भी अच्छा है, और तुमने लैंग्वेज समझ ली तो भी अच्छा है। आज तो तुम्हें डायग्राम समझना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बनाना होता है और इसे बनाना थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। सो इस डायग्राम को आराम से तुम देख लो, समझ लो, और जो मैं पढ़ाऊँ ना उस टाइम पर तुम्हारा जो दिमाग है इस डायग्राम के ऊपर ही होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है ये, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ओव्यूल है वो हमारा बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच है। ये बात हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ी थी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या फिर जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, ये जो है प्लेसेंटा से एराइज होता है, ठीक है। प्लेसेंटा से एराइज होना मतलब कि प्लेसेंटा से ही निकलता है, तो ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है एक्चुअली, ठीक है। जब एराइज होता है तो ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल से, ठीक है, जिस चीज़ से ये जुड़ा होता है ना, जिस चीज़ की मदद से ये जो है हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है। ओवी जो हमारा जिस चीज़ की मदद से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है फ्यूनिकल, ये वाली चीज़। सही में आई बात? ओके। अब आगे क्या कह रहा है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी होती है ना ओव्यूल की, अब वो जो है फ्यूनिकल के साथ फ्यूज्ड कैसे हो रही है, कौन से रीजन में फ्यूज्ड हो रही है, वो जो रीजन होता है ना उसे बोला जाता है हीलम, ठीक है।
ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे देख लो, ये वाली चीज़, ठीक। ये हमारा फ्यूनिकल हुआ, ठीक। ये हमारा हीलम रीजन हुआ, ठीक है, जिससे जो है हमारा ओव्यूल जो है, ओव्यूल का जो फ्यूनिकल है, देखो सीधी सी बात है, प्लेसेंटा से ओव्यूल अराइज हो रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा से ओव्यूल अराइज हो रहा है, ठीक है। अब वो जो प्लेसेंटा और जो ओव्यूल है, वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं फ्यूनिकल की मदद से, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं फ्यूनिकल की मदद से, ठीक है। और जिस रीजन में वो जुड़े हुए हैं, ठीक, जिस रीजन में वो फ्यूज्ड हुए हैं, उसको बोला जा गया है हीलम। समझ में आई बात? अब आगे की बात, ठीक है। दस हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। इसलिए जो हीलम होता है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन, ठीक। तो ये जो हमारा हीलम होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा जंक्शन है, यानी कि जुड़ाव है, ठीक, ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, ठीक है। अब जो हमारा ओव्यूल है, ठीक, उसके पास 1 से 2 प्रोटेक्टिव लेयर होंगी, ठीक है, या फिर वॉल्स भी तुम उन्हें बोल सकते हो, जिसका नाम है इंटेगुमेंट्स, ठीक है, जिनको इंटेगुमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आना, ये हमारा आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट होता है, ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, ठीक है। समझ में आई बात? अब आगे, इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है, इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। अब जो इंटेगुमेंट होते हैं ना, वो जो है पूरे के पूरे न्यूसेलस को जो है सराउंड करके रखते हैं। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस ये होता है, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये न्यूसेलस है, ये नहीं, ये वाली चीज़ नहीं, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये तो एम्ब्लियोसाइक है, इसके बाहर जो है, ठीक, ये है हमारा न्यूसेलस, ठीक है। इस न्यूसेलस की मैं बात करती हूँ, ठीक। तो ये जो है हमारा जो इंटेगुमेंट्स है, ये पूरे न्यूसेलस को जो है कवर अप करके रखते हैं, एक्सेप्ट टिप, ठीक है। अब टिप क्या है? इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है थोड़ी सी देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो अब मैंने इसे इरेज कर दिया, अब आप लोग इसे आराम से देख लो, ठीक है। तो मैंने ये बोला था ये हमारा न्यूसेलस है, ठीक, ये अब इसको जो है कवर अप करके रखता है इंटेगुमेंट्स। ये रहा हमारा इनर इंटेगुमेंट्स और ये रहा हमारा आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब ये इंटेगुमेंट जो होता है ना, वो एक जगह प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ पर? यहाँ पर, ये जो टिप है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ना हमारा इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सो अब इस टिप को क्या बोला जाएगा? एक्चुअली ये कोई टिप नहीं होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइल, ठीक है। इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। समझ में आई बात? अब आगे की बात, ठीक। अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक। अब इस माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट, यानी कि इस माइक्रोपाइलर एंड के सामने, ठीक है, चैलेजा प्रेजेंट होता है, ठीक, जो कि होता है बेसल बल्ज पार्ट, ठीक है। बेसल पार्ट मतलब उसका जो है बेस, वो, ठीक है, ओव्यूल का जो बेस होता है ना, वो होता है हमारा चैलेजा, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक, ये वाली चीज़, ये हमारा ओवरी का बेस है, ये। समझ में आई यार? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आगे, enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus, ठीक है। अब जो हमारा, अब दोबारा से न्यूसेलस के ऊपर आ जाओ। न्यूसेलस आखिर है क्या? ठीक, न्यूसेलस क्या है? एक्चुअली इंटेगुमेंट्स के अंदर मास होता है सेल का, ठीक है, मास ऑफ सेल, ठीक है, जो कि बोला जाता है न्यूसेलस। समझ में आई बात? ठीक है, कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं
उनके अंदर मास ऑफ सेल्स होता है जिसको बोला जाता है न्यूसेलस। मास ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का ढांचा, ठीक है, जिसे न्यूसेलस बोला जाता है, ठीक है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबाउंडेड फूड रिजर्व्स मटेरियल, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल, सॉरी, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं ना न्यूसेलस के, मतलब यही सेल्स, यही मास ऑफ सेल्स जिनकी हम बात करते हैं, ठीक, ये जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनके पास फूड मटेरियल जो है रिजर्व रहता है, ठीक, इनके पास बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब जो न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है उसे बोला जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था, ठीक, कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर तुम्हारा जो है क्या पाया जाता है, वो एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर तुम्हारा एग सेल पाया जाता है जिसे फीमेल गैमीट बोला जाता है। एम्ब्रियो सैक खाली एक बैग है जिसके अंदर तुम्हारे एग सेल्स पाए जाते हैं। सैक, एम्ब्रियो सैक यानी कि एम्ब्रियो का बैग, जैसे पॉलन सैक था ना, पॉलन्स का बैग, ऐसे ही है, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, ठीक है। अब ओव्यूल के पास जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जो कि मेगास्पोर से बनता है, ठीक। अब ये मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और ये मेगास्पोर है क्या, ठीक, ये चीज़ तुम पढ़ोगे इस वाले टॉपिक में जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर तुम डिटेल में पढ़ोगे कि आखिर जो है हमारा मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं और हमारा जो है एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। समझ में आ गई बात। सो अब हम फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या। इसके अंदर मैं अगर तुम्हें ब्रीफली बताऊं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर मेगास्पोर्स कैसे बनता है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर उन मेगास्पोर्स से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। समझ में आई बात। सो शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे ये क्या बोल गया, ये यहाँ पे ये बोल गया कि जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि वहाँ पर था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, ठीक, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक। तो जैसे कि हमारा माइक्रोस्पोर वाले में था कि भाई हम ना पॉलन मदर सेल का इस्तेमाल करते थे माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक, कि मेगास्पोर मदर सेल का इस्तेमाल किया जाता है मेगास्पोर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वही प्रोसेस जिससे मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल की मदद से, ठीक है, उसको बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। सही में ये बात नॉर्मल सी बात है, ठीक। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। अब ये मेगास्पोर्स बनते कैसे हैं, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ओव्यूल होता है ना वो डेवलप होता है एक सिंगल मेगास्पोर के अंदर, ठीक है, वो भी माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक, उसी के साथ साथ न्यूसेलस के, ठीक है, न्यूसेलस के। समझ में आ मेरी बात को, क्या हो रहा है यहाँ पर। अब तुम यहाँ पे आ जाओ इस वाले पोर्शन पे, ठीक, इस वाले पोर्शन पे आओ, ठीक। इसके अंदर न्यूसेलस क्या है, ये है ना न्यूसेलस। इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है ये वाला, ठीक, ये वाला एंड है, यहाँ पर जो होता है हमारा जो है मेगास्पोर डेवलप होता है। डिफरेंशिएट मतलब डेवलप होता है। सही में आगे बात। अब आगे की बात है, आगे क्या कह रहा है ये। इट इज़ द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूसेलस, सॉरी न्यूक्लियस, ठीक, न्यूसेलस नहीं न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सेल होता है जो कि मतलब डेंस साइटोप्लाज्म मतलब जिसके पास बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब उसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक, और उसी के साथ साथ एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक, और ये जो कवरिंग है ये है न्यूसेलस की, ठीक। ये है हमारा मेगास्पोर और इसके पास है एक छोटा सा न्यूक्लियस। सही में आई बात, ओके। अब आगे की बात। अब आखिर ये जो
हमारा मेगा स्पोर्स हैं ये बनते कैसे हैं। देखो सबसे पहले तो एमएमसी जो है वो मियोटिक डिवीज़न करता है, ठीक है। क्या करेगा सबसे पहले एमएमसी पहले करेगा मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसको मैंने पहले ही बोल रखा है, क्वेश्चंस को तो मैं शॉर्ट्स में ही कवर अप करूँगी, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग इन द मियोसिस, ठीक है। तो इसको तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ में ही कवर अप करूँगी, यहाँ पर नहीं करूँगी, ठीक है। मेरी शॉर्ट वीडियोस भी जल्दी आने वाली है, बस ये 4th पार्ट जो है मेरा जल्दी से अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू करूँगी, ठीक। वो तो एक दिन में एक वीडियो, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। अब जो एमएमसी था वो पहले हमारा मियोटिक डिवीज़न किया उसने, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ तो मैं यहाँ समझ में आएगा, ठीक। ये हमारा एमएमसी था ना, इसने मियोटिक डिवीज़न किया, ठीक। यहाँ पर इसने बनाया मेगास्पोर डायड, यहाँ पे लिखा है मेगास्पोर डायड, ठीक। अब ये मत पूछना कि मैंने क्या बोल दिया, डायग्राम में साफ साफ लिखा है मेगास्पोर डायड, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मियोटिक डिवीज़न कर दिया। अब इसने दोबारा से मियोसिस किया, ठीक। और यहाँ पर इसने बना दिए 4 मेगास्पोर्स जिसको बोला गया है मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। अब क्या होगा, समझो मेरी बात को। अब क्या होगा, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो माइक्रोस्पोर वाले को भी, लेकिन इतना भी कोरिलेट मत कर देना कि दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाए। समझ में आई बात, थोड़ा कोरिलेट करो लेकिन इतना भी ना करो कि कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे जो है 4 मेगास्पोर्स बन चुके हैं। अरे यार हम इन 4 मेगास्पोर्स का क्या करेंगे हैं, क्योंकि डीजनरेट तो एक ही को होना है ना भाई, 4 का क्या करेंगे, ठीक। अब पोलन के अंदर क्या होता है, अगर पोलन जो है 4 बन जाते, ठीक, जैसा कि वहाँ पर बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक, तो वहाँ पर तो वो ड्राई मतलब डिहाइड्रेटेड होके और ड्राई होके जो है मैच्योर स्टेज में वो जो होते पोलन ग्रेन्स बन गए थे। चलो उनकी तो बात मानी जाती है, लेकिन ओव्यूल तो एक ही रहना चाहिए, है ना भाई। तो ये हम पढ़ेंगे कि आखिर इन चारों के साथ होगा क्या ऐसा, ठीक। इन 4 मेगास्पोर्स के साथ ऐसा क्या होगा कि इनमें से फिर एक ही रह जाएगा, ठीक है। हाँ, काम सिर्फ एक ही करेगा, ठीक। तो अब हमें ये देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट वाला टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये समझ में आएगा कि आखिर ये 4 मेगास्पोर्स के साथ हुआ क्या। आ गई बात समझ। अब हम शुरू करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजेनरेटेड, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है ना, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दुनिया के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात नहीं कर रहा है ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। कि वो जो है उनके अंदर सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शन होता है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें इस डायग्राम पे आना पड़ेगा, इस डायग्राम पे आओ, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो हमारा ये एक होगा, ठीक, या फिर कोई सा भी एक होगा इनमें से, वो तो फंक्शनल होगा, ठीक। बाकी 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 3 जो हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक, इनका कोई काम नहीं, ठीक। काम आएगा तो बस यही, समझ में आई बात। अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे ये कह रहा है ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक, ठीक। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आखिर एम्ब्रियो सेक बनता कैसे है, ठीक। छोटा सा मतलब शॉर्ट में बता दिया इसने कि जो इनमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा ना, वही होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक में जो है कन्वर्ट हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यही वाला जो होगा ना, बस यही जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल इसने शॉर्ट में बता दी है बात, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो ये फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है सिर्फ एक ही मेगास्पोर से, ठीक,
इस प्रोसेस को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ना पूछ लिया जाता है कि आखिर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, या फिर अगर तुम सिर्फ एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बना रहे हो या फिर फीमेल गैमीटोफाइट बना रहे हो, ठीक, तो वो क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक। कभी कभी ना एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा भी आता है कि भाई एक फीमेल फ्लावर के अंदर कोई एक ऐसा मतलब पार्ट बताओ जिसके अंदर तुम्हारा एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई पार्ट बताओ जिसके अंदर तुम्हारा एग सेल प्रेजेंट होता है। ऐसा मतलब कभी भी घूम घाम के कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा एम्ब्रियो सेक, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर ही तुम्हारा एग सेल पाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शंस दे देंगे या फिर वन वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं ये, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि आखिर जो है तुम्हारा फीमेल फ्लावर का कोई ऐसा पार्ट बताओ, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक, सही में आई बात। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है कि वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, सही में आई बात। तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक, क्योंकि यहीं से आते हैं थोड़े थोड़े ये जो कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, ठीक, जो बारीक बारीक सी लाइन्स में लिखे रहते हैं, ठीक। जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में तो हमें पता ही पता है, उसके अंदर तो कोई ऐसा है नहीं कि भैया वो बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप से कहीं से मतलब पूछ लेते हैं, ये ऐसी ऐसी जगहों से पूछ लेते हैं जो बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, ठीक है, मैं तुम्हें बताया था बस, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था छोटा सा जिसको मैंने पहले से ही बोल रखा है, क्वेश्चन को तो मैं शॉर्ट में ही कवर अप करूँगी, ठीक। What will be the ploidy of cells of the nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte, ठीक। अब ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बोल रखी है कि अगर तुम्हारे दिमाग में डायग्राम रह जाता है, ठीक, तो तुम आराम से जो हुआ एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक। जैसे कि हमने ऊपर ओव्यूल का देखा था, ठीक है, ओव्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर नीचे है। अब जो बात हो रही है ना फीमेल गैमेटोफाइट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, या फिर जो हमने जो था हमारा मेगास्पोर टेट्राड वाला जो टॉपिक देखा, ठीक, उसके अंदर जो बातें हैं वो सारी इन्हीं 6 डायग्राम्स के आगे पीछे घूम रही है, ठीक है, वो इन्हीं 6 डायग्राम्स के आगे पीछे घूम रही है, इस बात को समझना मेरी, ठीक। सो ये 6 डायग्राम्स तुम्हें याद होने पूरी तरीके से ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी भी है। और जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो इन्हीं 6 डायग्राम्स पर जो है फोकस करना, ठीक है, क्योंकि अब आगे का जो पैराग्राफ है वो भी जो है इन 3 डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इन 3 या फिर ये 4 डायग्राम, इसको भी थोड़ा सा तुम ले लो, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो बनता कैसे है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भैया जो हमारे 3 मेगास्पोर्स थे, ठीक है, वो तो डीजेनरेट हो गए, ठीक, उनमें से एक बचा है जो कि फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है, ठीक है, उससे एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बनेगा कैसे, ये चीज़ तुम देखो, ठीक। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल, जैसा कि फिगर 1.8b में हमें दिखा रखा है, 1.8b, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली चीज़, सही में आई बात। तो अभी इसी डायग्राम के आगे पीछे घूमेगी बात, तो थोड़ा सा देखना, ठीक। So the nucleus of the functional megaspore divides meiotically to form 2 nuclei which moves opposite the poles, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है सॉरी, एक्चुअली मेरा ना थोड़ा गला ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में। सो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, ठीक, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मियोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है, जो कि अपोजिट पोल्स पे मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारा वो 1 मेगास्पोर बचा था ना, ये वाला, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमारा 1 मेगास्पोर बचा था, ठीक, ये यहाँ पे जो है डिवाइड होके मियोटिकली यहाँ पर इसने 2 बना दिए, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बना दिए जो कि 2 अपोजिट पोल्स पे
जो थे चले गए। ठीक, तो अब ये जो स्टेज कहलाई गई, इस स्टेज को बोला गया फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसे टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोला गया। ठीक, कि दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाए गए। ठीक, अब आगे की बात, टू मोर सीक्वेंशियल मियोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस। ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो अब जो आगे और मियोटिक डिवीज़न हुए उससे 2 स्टेजेस और आई। ठीक, एक तो आया 4 न्यूक्लिएट स्टेज और एक आया 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो इन्हीं का जो था डिवीज़न होता था, 2 का डिवीज़न हुआ तो 4 बन गए। ठीक, 4 का डिवीज़न हुआ तो 8 बन गए। ठीक, जिसके अंदर से 4 अपोजिट पोल पे चले गए और बाकी 4 अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक, तो यहाँ तक जो थे हमारे 4 न्यूक्लिएट स्टेज आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ से चेंजेस आने शुरू होंगे। ठीक, क्या होगा यहाँ से एक्चुअली होना शुरू होगा हमारा रीअरेंजमेंट वाली स्टेज। ठीक, यहाँ से हमारी रीअरेंजमेंट वाली स्टेज शुरू होगी। रीअरेंजमेंट मतलब अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो तुम, ये 8 के 8 न्यूक्लिएट्स हैं हमारे पास। ठीक, 8 के 8 और ये कहीं ना कहीं जाकर जो है अरेंज हो गए हैं। ठीक, तो इसी स्टेज को बोला जाता है रीअरेंजमेंट स्टेज। ठीक है, जिसके अंदर ये 8 न्यूक्लिएट्स जो होते हैं ये रीअरेंज हो जाते हैं। सही में आ गई बात। सो शुरू करते हैं वो वाली स्टेज के बारे में पढ़ना। ठीक, अभी आगे क्या कह रहा है, इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज मियोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। अभी आगे क्या कह रहा है, it is interest to note that these meiotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा मियोटिक डिवीज़न हुआ, ठीक है, वो एक्चुअली फॉलो करेगा हमारी एक स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर स्टेज क्या होती है? ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर का डिवीज़न होगा, ठीक, उसके अंदर एकदम से सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, जैसे कि क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर था। ठीक, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था ये डिवाइड हुआ 2 के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक, फिर वो 2 से 4 में आया, वहाँ पर भी हमारी सेल वॉल नहीं बनेगी। फिर जब वो 4 से 8 में आएगा, ठीक, 8 में क्या होगा, 8 में एक्चुअली सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक, इस टाइम पीरियड पे आके सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा। सही में आई बात। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद जो है सेल वॉल्स का जो फॉर्मेशन है वो शुरू होगा। ठीक, जिसके जो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। ठीक, मतलब ऑर्गेनाइज करेगा एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट को, जिसको बोला जाता है तुम्हारा क्या, एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा एम्ब्रियो सैक जो है बनना शुरू होगा, यानी कि 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद जो है हमारा एम्ब्रियो सैक बनना शुरू होता है और सेल वॉल बननी शुरू होती है। उससे पहले नहीं बनती सेल वॉल। ठीक, जब 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो है 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, ठीक, उस टाइम पीरियड पे सेल वॉल नहीं बनती। जब वो 4 में डिवाइड होता है तब भी नहीं बनती। जब वो 8 में डिवाइड होगा, ठीक, उसके बाद बननी शुरू होगी। सही में आई बात। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, फिगर 1.8b एंड सी। ठीक, अब जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक, कि आखिर सेल्स का होता कैसे है। ठीक, ये वाली फिगर में, ठीक, और एक ये वाली फिगर में। सही में आई बात। सो आगे चलते हैं। अब आगे का कह रहा है ये, 6 of 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg cells in a large central cell. ठीक है, तो 8 में से जो 6 होंगे वो तो सराउंड हो जाएंगे सेल वॉल से। सही में आई बात। और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे सेल में। ठीक, क्या हुआ, जो 8 में से 6 थे ना, यहाँ पे देखो,
यहाँ 8 में से जो 6 थे, ठीक, ये जो है ये यहाँ पर आकर एक्चुअली 6 जो थे, मतलब 6 जो थे वो तो हमारे सेल वॉल से सराउंड हो गए, ठीक, 3 ये रहे और 3 ये रहे, ठीक है जी। अब आगे की बात, आगे क्या हुआ इसमें, आगे एक्चुअली इसमें जो रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई बचे, ठीक, 6 में से 2 घटाओ भाई, है ना, वही 6 ऊपर चले, वो सॉरी 8 में से 2 घटाओ, सॉरी, ठीक है, तो हमारे तो 6 थे वो ऐसे सेल वॉल में हो गए, और जो हमारे जो 2 बचे वो क्या होगा, वो कहलाए जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई एक्चुअली एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल में। तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये हमारा लार्ज सेंट्रल सेल होता है, ठीक, ये जो हमारा जितना भी, एक मिनट में तुम्हें रब करके दिखा देती हूँ, ठीक, ये जितना भी हमारा ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, ये सारा हमारा एक लार्ज सेंट्रल सेल है, इसके बीच में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे की बात, आगे क्या कह रहा है ये, अब देखते हैं कि आखिर इनका रीप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया कि जो 3 जो मतलब 8 में से 6 हैं वो तो सेल वॉल से सराउंड हो गए और 2 जो हैं वो सेंट्रल सेल में आ गए, ठीक है। अब लेकिन इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक, अब वो हम देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ, देयर इज़ अ करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक, वही बात यहाँ पे लिखी है कि ये करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब हम देखेंगे कि सेल्स का कैसे होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute a egg apparatus, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, डायग्राम में ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक। यहाँ पर जो हमारे 3 सेल्स हैं ना वो आपस में कॉन्स्टिट्यूट होंगे, यानी कि आपस में मिलेंगे, ठीक, और क्या बनाएंगे, और बनाएंगे हमारा एग एपरेटस। समझ में आई बात, यहाँ पर बनाएंगे वो एग एपरेटस, समझ में आई बात। अब आगे, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 egg cell, ठीक। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा एग एपरेटस है, ठीक, ये पूरा का पूरा एग एपरेटस, ठीक, इसके अंदर एक तो हमारा एग सेल होगा और 2 हमारे पास सिनर्जिड्स होंगे, समझ में आई बात। यहाँ पे 2 हमारे पास सिनर्जिड्स होंगे, आ गई बात समझ। अब आगे की बात, अब आगे क्या कह रहा है ये, and 1 egg cell, ठीक है। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सर्कुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो इनके पास एक स्पेशल थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली जो तुम्हें नीचे ये हाथ फिंगर्स जैसी प्रोजेक्शन दिख रही है ना, ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। अब आगे की बात, आगे क्या कह रहा है ये, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो हमारी जुड़ती है, समझ में आई बात। 3 cells are at chalical and called एंटीपोडल्स, ठीक है। अब चैलेजल पे आ जाओ, ठीक है जी। अब जो 3 सेल्स होती है ना हमारी वो यहाँ चैलेजल पे प्रेजेंट होती हैं, जिनको एंटीपोडल्स बोला जाता है। मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, अगर तुमने ये डायग्राम याद कर लिया ना तुम्हें एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर तुमने लिखा हुआ याद कर लिया तो तुम्हें बनाने में, हाल तो जो लिखा हुआ है ना बंदा वो वैसे ही ऐसे ही याद करता है डायग्राम बना बना के। इसके अंदर सबसे मज़ेदार यही चीज़ है कि तुम्हारे डायग्राम दे रखा है लिखे हुए का, ठीक है, तुम्हें कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, ठीक। अब आगे की बात, आगे क्या कह रहा है ये, द लास्ट सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो ये जो हमारा लास्ट सेंट्रल सेल था जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना, है ना। अब क्या होगा,
Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate is 7 celled. ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा, मैं तो पहले से रब कर देती हूँ तभी तुम्हें सही में आएगी ये बात। ठीक है जी, अब क्या होगा, मैच्योरिटी जब आएगी ना हमारे किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, जब मैच्योरिटी आएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर तो यहाँ तक तो अभी हमारे ये 2 कहलाए जा रहे थे। ठीक, मैच्योरिटी के टाइम पे ये यहाँ पर आकर 1 हो जाएंगे। ठीक, ये 1 ही कहलाए जाएंगे, जिससे कि ये जो 8 था यहाँ पर था ना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जो 8 थे ये 7 में हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 ये पूरा 1 हो गए दोनों। ठीक है, ये पूरे दोनों 1 हो गए, ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये 1 हो गए। ठीक है, तो 4 5 6 7 इस तरीके से ये हमारे 7 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योरिटी में। आ गई बात समझ। सो इसी के साथ हमारा जो फीमेल फ्लावर का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो पूरा होता है। ठीक है, तो हमने जो था सबसे पहले जो था पिस्टल के बारे में पढ़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, और फाइनली हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़कर इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारे मेल फ्लावर वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है और फीमेल फ्लावर वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, आगे जो है हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पे। जो हमारा पॉलिनेशन है उसको तो मैं बाद में ही करवाऊँगी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन वाले पे। ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, उसके अंदर एक पॉलिनेशन वाला टॉपिक रहता है जो कि मैं बाद में कवर अप करूँगी। ठीक है, और हम चलेंगे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पे, और उसके बाद हम चलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पे, उसके बाद हम चलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे। समझ में आई बात। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 4 है वो पूरा होता है और फीमेल फ्लावर वाला टॉपिक भी पूरा होता है। सो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने देखा पिस्टल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में यानी कि ओव्यूल के बारे में, फिर हमने एम्ब्रियो के बारे में देखा, एम्ब्रियो सैक के बारे में। समझ में आई बात। सो इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक भी पूरे हुए हैं, एक तो मेल फ्लावर वाला और एक फीमेल फ्लावर वाला, और हमारा प्री फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक भी पूरा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है इसके अंदर एक हेडिंग रहती है पॉलिनेशन वाली मैं बाद में कवर अप करूँगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन वाला। ठीक है, पॉलिनेशन एक्चुअली मैं क्यों नहीं पहले कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना मतलब उसका ना इतना कनेक्शन नहीं है। ठीक, चैप्टर से तो कनेक्शन है, लेकिन जो पुरानी चीज़ हमने पढ़ी, ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन वाली, ठीक, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। ठीक, अब जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर जो हमने प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फीमेल फ्लावर पढ़ा उसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, और मेल फ्लावर जो हमने पढ़ा उसका भी कनेक्शन जो है आ रहा है उससे अंदर। ठीक है, सो इसलिए मैं जो हूँ सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करूँगी और उसके बाद मैं जो हूँ पॉलिनेशन वाला अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक, सो इसी के साथ मेरा जो 4th पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। ठीक, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।